बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम जो है वो अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी रेंज चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर पे पेज नंबर 110 to 116 तक है। ठीक है, 110 से 116 तक के हम पेजेस के हवाले से बात करेंगे। इसमें हमारे पास जो टॉपिक आएंगे उनमें एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इसमें एरोरा बॉरियलिस भी है, और इसमें हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी के हवाले से भी कुछ बातें की गई। तो ये तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस हवाले से हम इनकी डेफिनेशन, इनकी टाइप्स वगैरह पर अगर कोई हमें वो करनी होगी बात तो देख लेंगे और इम्पोर्टेंस करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे आज के जो टॉपिक के हवाले से पंच लाइन है कि हमने इसको लेके चलना है। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा। और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट की तो बहुत टाइप होती है, खैर मेजर टाइप आप कह लीजिए कि जो मेजर टाइप्स होंगी एयर पोल्यूटेंट्स की, उन पर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये दोनों चीजें हमने साथ लेके चलनी है, इसका हमने जरा ख्याल रखना है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा रिकैप के हवाले से मैं एक बात कर लूँ जो बड़ी अहम है कि आपने अक्सर सुना होगा, ये हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, लेयर्स से, जो हमने अभी पिछली क्लास में कल स्टडी किया। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जो हमारा झील सैफुल मलूक वाला हिस्सा है नारायण कागान में, वहाँ जो है वो बहुत खूबसूरत आसमान पर रंग जो है वो बिखरते हैं, और उसी हवाले से लोग उस पर ये भी कहते हैं कि वहाँ परियां नाचती हैं। वो झील के हवाले से कहानी मशहूर है। तो असल में वो परियां नहीं होती वहाँ पे, जाहिर है कि वो तो एक ऐसा इलाका है वहाँ पर जो चीज़ नज़र आती है और जो चीज़ लोगों को हैरत में डालती है, वो चीज़ यही रोशनियाँ हैं, ये लाइट्स। यहाँ पर तो बहुत कम होता है झील सैफुल मलूक में, लेकिन जो नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ज़मीन का, जहाँ पर हमारे पास जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाती हैं, और बिलखुसूस जो स्विट्जरलैंड वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पर एंटार्कटिक रीजन में भी ये बड़ा वाज़े नज़र आता है। तो इसका सबब क्या है, इन रोशनियों का सबब क्या है, जो रात में चमकती हुई रोशनियां नजर आती हैं, इनका सबब वही फोटॉन्स हैं थर्मोस्फेयर में, जिनके हवाले से कल हमने बात की थी कि वहां पर थर्मोस्फेयर में जो है वो फोटोन की शक्ल में जो पार्टिकल है वो आ रहा है। और ये फोटोन जब आइनोस्फेयर में मौजूद हमारे एटमॉस्फेरिक रीजन में जब दाखिल होता है, तो आइनोस्फेयर में मौजूद जो मुख्तलिफ किस्म के वो हैं कंपोनेंट से उनसे टकराता है, वहाँ के पार्टिकल से टकराता है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें इसमें इस कोलिजन के नतीजे में रोशनियां नजर आती हैं, और ये चमकती हुई रोशनियां जो है ये एरोरा बॉरियलिस कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम एरोरा बॉरियलिस, इस हवाले से पूछा जाता है। तो एरोरा बॉरियलिस क्या है? एरोरा बॉरियलिस जो है वो डिस्प्ले है जिसका सबब एक कोलिजन है, ठीक है, फोटॉन्स और आइनोस्फेयर के पार्टिकल्स के। बात समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि ये बात ओके हो जाए कि एरोरा बॉरियलिस जो है उससे वो क्या है, ठीक है ना, वो क्यों बनता है, वो क्या है। तो हमने देखा कि वो एक कोलिजन के नतीजे में बनता है, और उसका जो है वो हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से वो रोशनियां जो है वो आती है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट देर से आ रहे हैं, थोड़ा सा यार अलार्म लगा लिया करो आप लोग, कुछ थोड़ा सा ऐसी तरतीब बना लो, क्योंकि लेक्चर जब भी शुरू हो जाता है ना, तो फिर उसमें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी आपके। तो कोशिश करा करें कि जरा जल्दी पहुंच जाए। जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं वो एक दफा, जो बाद में आए हैं वो यस लिख दें, ताकि हम जो है वो ये जान लें कि उनको हमारी आवाज आ रही है। अच्छा, अशारिफ इंटरनेट प्रॉब्लम था, ठीक है, चलिए आप आ गए हैं, अच्छी बात है। तो ठीक है, वॉइस आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरोरा बॉरियलिस था, ठीक है। एरोरा बॉरियलिस के बाद अब हम आगे चलते हैं, यानी हमारा आज का जो लेक्चर है वो एयर पॉल्यूटेंट्स के हवाले से। अच्छा, अब पॉल्यूशन की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, अब तक आपने जो डेफिनेशन पढ़ी पॉल्यूशन की,
उसमें आपने, अच्छा ठीक है, ठीक, थैंक यू, ठीक है। आपने जो एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन पढ़ी अब तक के, उसमें आपने पोल्यूशन की, बल्कि डेफिनेशन आप कह लेंगे, पोल्यूशन में एक लफ्ज आता है हार्मफुल, ठीक है ना, नुकसानदेह। पोल्यूशन क्या है, जब आप कहते हैं कि जी पोल्यूशन वो माहौल में शामिल होने वाले कंपोनेंट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो हार्मफुल के लफ्ज को हटा दीजिए। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहां पर उसको डेफिनेशन में लिख भी सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा लफ्ज जो है वो चेंज द क्वालिटी एंड पैरामीटर्स, इन्वायरमेंट के जो क्वालिटी और पैरामीटर को चेंज करने को, तो ऐसे चीजों को, ऐसे अज्जा को हम पॉल्यूटेंट, अगर एयर में ऐसा कर रहे हैं तो एयर पॉल्यूटेंट्स कह देंगे, अगर वाटर में ऐसा कर रहे हैं कि वो वाटर के पैरामीटर्स और वाटर की क्वालिटी को चेंज कर रहे हैं, अब वो हार्मफुल भी हो सकता है, वो यूजफुल भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। पॉल्यूटेंट क्या करता है कि वो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके क्वालिटी और पैरामीटर में चेंज आता है। तो एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन चेंज द क्वालिटी एंड पैरामीटर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ये सब के सब पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। एयर पॉल्यूटेंट में वो तमाम अज्जा शामिल हैं जो हवा में मौजूद होते हैं, और वो हवा को जो है वो गैर खालिस, इम्प्योर बनाते चले जाते हैं। ये इम्प्योर एयर जो होती है वो इंसानों के लिए भी, पौधों के लिए भी, और दूसरी जितनी भी हमारे पास यहाँ पर नेचर के हवाले से चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। तो जमीन में आहिस्ता आहिस्ता पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसका सबब क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन जो है वो पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट्स के हवाले से हमने किया। अच्छा, आपकी बुक जो है वो दो पॉल्यूटेंट्स पे बात करेगी। इस चैप्टर में एयर पॉल्यूटेंट्स पे बात की गई है, अगले चैप्टर में वाटर पॉल्यूटेंट्स पे बात होगी। और सॉइल पॉल्यूटेंट्स को अभी आपकी बुक ने नहीं यहाँ पे डिस्कस किया है। तो तीन किस्म की मेजर पॉल्यूशंस होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक होती है सॉइल पॉल्यूशन, ये जो आप देखते हैं ना, हम शॉपर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम पॉलीइथीन यूज कर रहे होते हैं, तो ये पॉलीइथीन जो है ये जमीन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरी किस्म की जो पॉल्यूशन होती है वो वाटर पॉल्यूशन होती है, पानी में बगैर किसी ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ चीज़ों का शामिल हो जाना, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ तो सेवरेज वाटर है। तो सेवरेज वाटर का बिना किसी ट्रीटमेंट के अगर पानी में वो शामिल हो रहा है, झीलों में, नदियों में, समंदर में, तो वो वाटर पोल्यूटेंट में आता है, और वो मुख्तलिफ केमिकल। तो हमारा यहाँ टॉपिक एयर पोल्यूटेंट है, तो हम एयर पोल्यूटेंट के हवाले से आज बात करेंगे। तो यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक के बात हमने अभी पढ़ी, हमने एरोरा बोरियलिस पे बात की, और थोड़ी सी बात हमने एयर पोल्यूटेंट्स के हवाले से की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टाइप्स हैं, आपकी बुक ने सिर्फ नाम दिए हुए हैं इन टाइप्स के और डेफिनेशन दी हुई है, हमने उनकी क्लासिफिकेशन भी कर दी है। तो याद रखिएगा, इनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में वीओसीज आती हैं, ऐसी गैसेज आती हैं जो आसानी से फजा में शामिल हो जाती हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें सीएफसी भी आ सकते हैं। इसके अलावा इनमें और बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हमें हासिल हो रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों से। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ख़त्म करेगी, तो ये उसका एक नुकसान हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम एयर पोल्यूटेंट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेते, याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों एयर पोल्यूटेंट नहीं लिया जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड तो उसके मुकाबले में बहुत कम मिकदार में होती है। तो क्या इसका कोई जवाब आप में से दे सकता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एयर पोल्यूटेंट क्यों नहीं ले रहे? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसकी मिकदार माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड के मिकदार के मुकाबले में बहुत कम है, उसे तो हम एयर पोल्यूटेंट कह रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ एयर पोल्यूटेंट्स की दोनों कैटेगरीज में किसी में भी नहीं रखा
ना प्राइमरी में ना सेकेंडरी में। तो इसका कोई सबब जहन में आ रहा हो तो जरा लिख के बता दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम आगे चलते हैं, बता देते हैं आपको। ठीक है। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एयर पोल्यूटेंट में शामिल ना किया जाना, उस हवाले से मैं अभी 2 मिनट में बात करता हूं, देख लेता हूं शायद किसी की तरफ से कोई जवाब आ जाए तो मैं आगे बात करता हूं। अच्छा, फिर नाइट्रोजन के मुख्तलिफ ऑक्साइड्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं। तो ये भी एयर पोल्यूटेंट्स के तौर पर शामिल होते हैं, हवा में मौजूद होते हैं। और जब ये पानी के साथ मिलते हैं, बारिश का पानी इनको डिसॉल्व करके एसिड रेन बनाता है। तो अभी कल बारिश हुई भी है, तो ये जो मौसमों की पहली बारिशें होती हैं ये तो होती ही एसिड रेन है। बट एसिड रेन से मुराद उस तरह का एसिड नहीं है कि आप समझें कि वो बारिश आपको जला देगी, वो आपको नुकसान, स्लाइटली सा इम्पेक्ट आता है, उसकी पीएच में थोड़ा सा फर्क होता है। लॉन्ग टर्म पर एसिड रेन्स जो होती हैं वो बिल्डिंग्स को, बिलखुसूस मार्बल जो जहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं उनको, और इस तरह की जो नेचर होती है उसको नुकसान पहुँचाती है, और स्किन पर भी हमारे जो है वो नुकसान का सबब बन सकती है। तो ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह की मौजूदगी जो है वो एसिड रेन का सबब बनती है। अच्छा, फिर मैं अब ऊपर वाली बात पर आ जाता हूँ दोबारा, क्योंकि अब तक आप में से किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एयर पोल्यूटेंट, मेजर एयर पोल्यूटेंट या माइनर एयर पोल्यूटेंट में प्राइमरी या सेकेंडरी में शामिल नहीं किया, और उसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे क्योंकि ऑक्सीजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारी जमीन पर चलने वाला एक नेचुरल साइकिल है जो हमारी जमीन के माहौल को, वेदर को, क्लाइमेट को, ऑक्सीजन की अमाउंट को मेंटेन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के हवाले से, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को एयर पोल्यूटेंट्स में नहीं गिनते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड उसके बाद आ जाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ये अज्जा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इंडस्ट्रियल स्मोक में। जो इंडस्ट्री का हम देखते हैं कि धुआं निकल रहा होता है, उस धुएं में बिलखुसूस जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं और इस तरह की दूसरी, तो वहां पर हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो शामिल होता है। ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं, ये भी पानी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड हो तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। तो ये भी हमें नजर आते हैं कि जो है वो एयर को पोल्यूटेंट करते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन में शामिल है। फिर लेड वगैरह है विच वी यूज टू ऐड टू अवर गैसोलीन, इसमें शामिल किए जाते हैं, और बहुत सी चीज़ों में, पेंट्स में, पेंट इंडस्ट्री इनको यूज करती है। तो ये भी जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमारे पास आते हैं। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में नाइट्रिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, मतलब इन्हीं में से बास को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कैटेगरी में डाला गया है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो हैं जो इटसेल्फ खुद जो है वो नुकसान का सबब बनते हैं, जबकि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो है वो दूसरे चीज़ों के साथ मिलकर इनडायरेक्टली जो है वो पोल्यूशन का सबब बनते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हमारे पास फिर ओजोन भी आ जाती है, O3, जो केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। जमीन पर ओजोन एक पोल्यूटेंट है, ये अहम बात है, इसको जहन में रखिएगा कि जब हम कल बात कर रहे थे तो हम ओजोन के फवाइद के हवाले से बात कर रहे थे। हमने वहाँ बात की थी कि जनाब ओजोन के बहुत सारे फायदे हैं। ओजोन जो है वो हमें वो करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेव करती है, और बहुत सारी वेदर वगैरह के हमारे से हवाले से है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा कि एयर पोल्यूटेंट में भी हम उसे शामिल करते हैं। ठीक है ना, वो क्यों शामिल करते हैं? वो इसलिए शामिल करते हैं, वो हम वहाँ नहीं शामिल कर रहे जहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में है।
हाँ जी, एयर पोल्यूटेंट है, वही बात चल रही है मुबश्शिर, लेकिन एयर पोल्यूटेंट जमीन पर है। हाँ जमील अहमद, वालेकुम अस्सलाम। जमील यार तुम लोगों को लेट हो जाते हो थोड़ा सा, इसकी क्या वजह है? मोहसिन देर क्यों हो जाती है इन बच्चों को? कोशिश किया करो ये हॉस्टल वाले ना सारे जो हैं ये बिल्कुल सही टाइम पे कनेक्ट हो जाएं। तो कोई अलार्म वगैरह लगा लिया करो। अच्छा मोबाइल लेट मिलता है, ये एक बड़ा मसला है। तो तुम लोगों के लिए मैं जो हॉस्टल से आए हो, अभी मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूँ। थोड़ा सा 2 स्लाइड हम आगे गए हैं, अभी मैं इस पे दोबारा बात कर लेता हूँ। शाह वली वालेकुम अस्सलाम। तो ये हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी हमने बात शुरू की थी एरोरा बोरियलिस से। हमने बताया था कि हमारे ये कल की बात से लिंक था, ये रिकैप में आ जाएगा। ये कल वाली बात ही को आगे थोड़ा सा चलाया था कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हमारे नॉर्थ के एरियाज होते हैं उनमें बड़ा अच्छा हमें अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जमील। तो वहाँ पर हमें बड़ा अच्छा डिस्प्ले नज़र आता है रोशनियों का, बिलखुसूस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ग्रीनलैंड, फिर इसके अलावा जो है वो अंटार्कटिक रीजन जो है सारे के सारे, यहाँ पर हमें जो है इवन हॉलैंड और ये यहाँ पर भी नज़र आते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह में। तो ये जो है वो मैं बता रहा हूँ फोटो, ये जो है ये क्यों नजर आती है रोशनियां रात में? ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत ज्यादा नजर आती है, और ये रोशनियां स्टैटिक नहीं होती हैं, ये नाचती भी नजर आती हैं। वो इसीलिए मशहूर है ना उनके हवाले से, सैफुल मलूक के हवाले से। वो भी हमारे नॉर्थ में पाया जाता है, और वो भी क्योंकि ऊंचाई पर है, तो वहां पर भी कभी कभी ये रोशनियां नजर आती हैं। तो उस हवाले से लोगों में मशहूर है कि जी ये जो है वो यहाँ परियां नाचती हैं। तो खैर परियां तो नहीं नाचेंगी ऐसे सन्नाटे वीराने में, वहां पर जो है वो असल में यही रोशनियां होती हैं जो अपना एक पूरा बड़ा प्यारा सा जो है वो इम्पैक्ट डाल रही होती है। और ये बड़ा जो है वो सहर अंगेज मंजर होता है, बिलखुसूस एंटार्कटिका में, कि जहाँ पूरा आसमान बिल्कुल ग्रीन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा पिंक सा हो जाएगा, फिर वो ब्लूइश हो जाएगा। ये रात में हो रहा होता है, यानी कलर बदल रहे होते हैं उसके, और बड़े खूबसूरत से वो कलर लहरा रहे होते हैं। तो ये क्यों होता है? फोटॉन्स, फोटोन क्या है? फोटोन वो एनर्जी पार्टिकल है लाइट का, जो सूरज से हम तक आ रहा है। याद रखिएगा लाइट की ड्वेल नेचर है। जहां पर मीडियम होता है वहां पर लाइट वेव बन जाती है, यानी हमारे एटमॉस्फेरिक रीजन में वो वेव नेचर में तब्दील हो जाती है। और जहां पर मीडियम नहीं होता, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है वेव्स, तो इसलिए वहां पर वो फोटोन की शक्ल में यानी पार्टिकल की शक्ल में ट्रेवल करती है। अब ये पार्टिकल जब पहुंचते हैं आइनोस्फीयर में, तो वहां इनका कोलिजन होता है आइनोस्फीयर के पार्टिकल्स के साथ, ये उनके साथ टकराते हैं, और इस टकराने के नतीजे में ये रोशनियां जो हैं ये हमें नजर आती हैं। ये रोशनियां फैलती हैं जिन्हें हम एरोरा बोरियलिस कहते हैं। अभी क्लियर है ये सारा? ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स की तरफ। हमारा आज का टॉपिक जो शुरू हुआ वो एयर पोल्यूटेंट से शुरू हुआ, जिसकी हमने अभी डेफिनेशन यहाँ पे दी आपको। एनीथिंग इन द एनवायरमेंट which can change the quality and parameters of its component is called pollutant। यहाँ हार्मफुल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया मैंने जानबूझ के, जो आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि मैंने उसकी जगह इस्तेमाल किया है चेंज द क्वालिटी एंड पैरामीटर्स। तो याद रखिएगा कि पॉल्यूटेंट हर उस चीज को कहते हैं जो किसी भी हवाले से क्वालिटी और पैरामीटर्स को चेंज कर दे उस चीज के। अब पॉल्यूटेंट 3 तरह के होते हैं। वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि मेजर जो हम पॉल्यूशन पढ़ते हैं वो 3 तरह की होती है। उसमें हमारे पास वाटर पॉल्यूशन आती है, सॉइल पॉल्यूशन आती है, और एयर पॉल्यूशन आती है। बाकी नॉइज पॉल्यूशन वगैरह को तो वो अभी गिनते नहीं है, वो छोटी चीजें, और बहुत सी पॉल्यूशन है, लेकिन जो मेजर पॉल्यूशन है वो हमारे पास 3 है। सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन पर बुक में बात नहीं हुई है, वो आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ बात 2 चीज़ों पर हुई है, वाटर पोल्यूशन जो कि अगले चैप्टर में आएगा, और एयर पोल्यूशन जो यहाँ अभी हमारे पास आ रहा है। तो एयर पोल्यूटेंट्स वो कंपोनेंट्स होंगे जो एयर को पोल्यूटेड करेंगे, एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करेंगे।
इनको हम एयर पोल्यूटेंट कहेंगे, और ये क्वालिटी और पैरामीटर्स दोनों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी क्लासिफिकेशन पे था अभी कि हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होंगे और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होंगे। तो ये हमारे पास कुछ पोल्यूटेंट यहाँ लिखे हुए हैं आपकी बुक में। इनके अलावा मीथेन का जिक्र भी है, तो मीथेन भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं, लेकिन मीथेन की मिकदार एक तो बहुत कम होती है, वो सिर्फ मार्च प्लेसेस पर, गारों में, सुरंगों में और इन जगहों पर जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है वहाँ पे पाया जाता है। राइस फील्ड में भी होता है। तो मीथेन को भी हम पॉल्यूटेंट में गिनते हैं। बाकी उसके अलावा जो हमारे पास वीओसीज आती हैं, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ये दोनों में आएंगे, सेकेंडरी में भी प्राइमरी में भी। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड है, वो भी सेकेंडरी प्राइमरी दोनों में है, यानी इटसेल्फ भी वो नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरी चीजों के साथ मिलकर, जैसे वाटर वगैरह के साथ मिलकर भी वो एसिड वगैरह और ये सब चीजें बनाते हैं। तो ये AQI लेवल को काफी गिरा देते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गिर जाते हैं। ये नुकसान का सबब होते हैं। लोगों में अस्थमा, TB और इस तरह की दीगर बीमारियां जो हैं वो इनकी मौजूदगी की वजह से होती हैं। तो वो लोग जो इंडस्ट्रियल जोन के करीब रह रहे होते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो उनकी हवा में शामिल होता है, वहाँ पर इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। और वैसे भी हमारी दुनिया में क्योंकि ये शामिल होते चले जा रहे हैं, इंडिया में हम देखते हैं कि जो ताजमहल है वो बहुत तेज़ी से उसके कलर में फ़र्क आया। वो जो है वो वहाँ पर, क्योंकि आगरा में तमाम उस तरफ जो है वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, तो वो सीमेंट फैक्ट्रीज जो होती हैं उनका धुआं जो होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होती है, जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि मार्बल के साथ मिलकर जो ताजमहल में लगा हुआ है वो जो है वो उसका सॉल्ट बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट। तो इसके नतीजे में हमें नजर आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही हैं वो चीज़ें। यही हमारे यहाँ पे हाल है। आप अगर सदर से MA जिना रोड तक का सफ़र करते हैं, या MA जिना रोड पर आप जाते हैं, सदर से आगे चलते हैं, आप केमाड़ी तक जाते हैं, तो रास्ते में आपको दोनों ही तरफ में जो भी इमारतें नजर आएंगी वो बहुत मैली और बहुत ही ब्लैकिश सी और गंदी आपको लगेंगी। तो उनके गंदे होने का सबब सिर्फ धुआं नहीं है, बल्कि वो बारिशें भी हैं जो एसिड रेन वाली होती हैं। यानी वहाँ इतना धुआं और इतना पोल्यूशन होता है कि उसके नतीजे में जो वहाँ बारिश होती है उसमें भी एसिड्स की मिकदार बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या। अच्छा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट पे बात चल रही थी, ओजोन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ओजोन को स्ट्रेटोस्फेयर में तो हम पोल्यूटेंट नहीं गिनेंगे, वो वहाँ बहुत हमारे लिए एक जो है वो फायदेमंद चीज़ है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी बल्कि आप कह लें। लेकिन ज़मीन पर ओजोन को पोल्यूटेंट गिना जाता है, क्योंकि ज़मीन पर ओजोन जो है वो हमारे स्किन टिश्यूज़ के साथ रिएक्ट करके और हमें नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन कहाँ मिलेगी ज़मीन पे? ओजोनाइजर लगे होते हैं जो ओजोन निकाल रहे होते हैं, ये ओजोन तो फौरन ही ऑक्सीजन में तब्दील हो जाती है। ये ओजोनाइजर स्लाटर हाउसेस में, अंडरग्राउंड जो सबवे स्टेशन होते हैं उनमें, जब आप हरम में सही कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पर जो है सफ़ा और मरवा के दरमियान भी लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे लगाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का बहुत बड़ा जरिया होते हैं। और अब आजकल जो नए हमारे पास स्प्लिट AC आ रहे हैं उनमें भी ये ओजोनाइजर लगे होते हैं जो आपको फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन नहीं हो रही होती है। तो लेकिन अगर ओजोन को किसी और दूसरे जरिए से आप हासिल कर रहे हो और ओजोन जो है वो ज्यादा मकदार में है, तो फिर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के साथ साथ आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है ना, तो उसकी ज्यादा मकदार जो होगी जहां पर ऐसा होगा वहां पर वो नुकसान का सबब बनेगा। और CFC बहुत बड़ी समझ लें कि आप बिगाड़ का सबब है। से ये जो ये इसमें जो है वाटर पोल्यूटेंट में भी शामिल है, ये एयर पोल्यूटेंट में भी शामिल है और ये सॉइल पोल्यूटेंट में भी शामिल है। ये वो कंपाउंड होते हैं जो हमारी ज़मीन पर तो अनरिएक्टिव हैं, यहाँ पर ये किसी ख़ास रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और इसीलिए ये याद रखिएगा आप
के इनर्ट सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब ये थर्मल करंट्स के जरिए से जमीन से 40 किलोमीटर ऊपर CFC वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं, तो वहां पर ये नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं और इसे बहुत तेजी से ओजोन को खाना शुरू हो जाता है। यही वो कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से ओजोन में जो है वो बड़े बड़े होल हो गए हैं और जिसकी वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट। यही वजह है कि मना किया जाता है कि पॉलीइथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, जो शॉपर्स होते हैं। और इसी तरह से जो ये गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरो गैसेस, इनका इस्तेमाल भी कम से कम कर दीजिए। ये एरोसोल्स में शामिल होती हैं, परफ्यूम्स में शामिल होती हैं, तो ये इसका सबब बनती है। तो ये हमारे पास टाइप थी एयर पॉल्यूटेंट के हवाले से। फिर यहाँ पर हमने एक चार्ट भी आपके सामने रख दिया है ताकि आपको ये पता चल जाए सोर्सेस के हवाले से। वो तो टाइप थी, अब सोर्सेस पर बात कर लेते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट के सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो मैं इस स्लाइड को बड़ा कर रहा हूँ, अगर कोई व्यू में फर्क आए तो मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है। इसको अभी आप देख लीजिए ताकि आपको ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इसमें देखिए आप, जो सबसे बड़ा एरिया आ रहा है ये 45%, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज का है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है एयर पोल्यूटेंट में सबसे बड़ा किरदार जो अदा करती है वो इंडस्ट्री, कि हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के जो है वो वहाँ पर हम वो चिमनी इस्तेमाल नहीं करते जो करनी चाहिए, जो आपने चैप्टर नंबर 4 में फिजिक्स में पढ़ी भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। तो वहाँ पर हम जो है वो उनको सादा तरीके से हवा में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो हवा है वो पॉल्यूटेंट हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 45% जो है वो इनका रोल है। इनके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास 17% बर्निंग आ जाते हैं, जहाँ पे कचरा जलता है। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि हम कचरे को जलाते हैं, जिसे इंसाइनरेशन कहते हैं। ये दुनिया में एक जुर्म है, कहीं कचरा जलाना नहीं चाहिए। कचरे को हमेशा प्रॉपर ठिकाने लगाना, उसको या तो रिसाइकिल करें या फिर उसको जो है वो डैम स्टेशन पे डैम करें। तो यहाँ क्योंकि कचरा जलता है तो ये कचरा जो है ये बड़ी शक्ल में पॉल्यूटेंट की और सामने आते हवा में शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट के हवाले से 14%, 9% जो जनरेटर्स चलते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, 8% डस्ट वगैरह जो होती है वो शामिल है। और फिर जो कुकिंग वगैरह और ये सब घरों में जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लकड़ी वगैरह जो जल रही होती है मुख्तलिफ जगहों पर, तो ये सारे सोर्सेस। तो where are these chemicals coming from? They can be produced naturally such as from forest fire, ऐसा भी हो सकता है, वॉल्केनोज हैं, सैंड स्टॉर्म्स हैं। तो नेचर भी बाज दफा इनको बनाती है, जो इस तरह के अज्जा होते हैं बाज। और दे कैन ऑल्सो कम फ्रॉम स्टेशनरी सोर्सेज लाइक इंडस्ट्रियल, वो जो है गार्बेज, और ये सारा जो है वो आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास जो है ये अहम बात थी किस हवाले से, सोर्सेस के हवाले से, कि एयर पोल्यूटेंट्स की सोर्सेस क्या। इसके बाद हम थोड़ा सा एक बात ह्यूमन एक्टिविटी की भी करते चले ताकि टॉपिक में हमारे बिल्कुल कंप्लीट ये बात अच्छी तरह से सबकी समझ में आ जाए। जाहिर है ह्यूमन एक्टिविटी पिछले 100 सालों में हमें नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा इस हवाले से हुई है। इंसानों ने जमीन का बिल्कुल जो नक्शा है वो बदल डाला, बिगाड़ दिया उसे, उसे कंक्रीट के एक जंगल में और धुएं के एक बादल में तब्दील कर दिया। ह्यूमन एक्टिविटी इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन स्पेशली इन लार्ज सिटीज लाइक कराची। Human air pollution is caused by things such as factories, power plants, automobiles, airplanes, chemicals, fumes, जो स्प्रे वगैरह में यूज होते हैं, मीथेन गैस फ्रॉम लैंडफिल्स। तो ये सारी चीजें जो है ये एयर पोल्यूशन का सबब बनती है, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इसके अलावा। तो ह्यूमन एक्टिविटी के नतीजे में हमने देखा कि हमारी जमीन में पिछले 100 साल में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गिरा है।
हमारी ज़मीन में पॉल्यूटेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, ओजोन लेयर बहुत तेज़ी से डैमेज हुई है, मौसमों में बहुत चेंज आया है। कल भी मैंने इस पे बात की थी थोड़ी सी कि हम एक्सट्रीम मौसमों की तरफ चले गए हैं, नेचुरल डिजास्टर आना शुरू हुए हैं, राइजिंग ऑफ सी लेवल हुआ है, समंदर के पानी की उसमें इजाफा हो रहा है शहर में, ठीक है ना, ऊंचा होता जा रहा है। वो क्यों ऊंचा हो रहा है? क्योंकि जो हमारे नेचुरल आइसबर्ग्स थे वो पिघलते चले जा रहे हैं, वो अपने वक्त से पहले तेजी से पिघल रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक बात, मतलब अगले 20 सालों में दुनिया के नक्शे में मालदीव नाम का कोई मुल्क, अगले 20 सालों में दुनिया के नक्शे में श्रीलंका नाम का कोई मुल्क नहीं। तो इसी तरह से बहुत सारे जजायर हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं, मलाइशिया, इंडोनेशिया, वो इवन कराची पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि ये जो अब सी लेवल सिर्फ जमीन को डुबाएगा नहीं, सी लेवल जब बढ़ता है तो याद रखो कि ड्रॉट कंडीशन आती है, जमीन बंजर होती है, क्योंकि इसीलिए हमारे सिंध के जो टेल के इलाके हैं यहाँ पर जमीन जो है उसमें नमक ज्यादा आ गया, जिसे हम कलर कहते हैं, कलर की जमीन हो गई, सेम और थोर जैसे कहते हैं, और वो बंजर हो जाती है, वहाँ काश्तकारी नहीं हो सकती। तो राइजिंग ऑफ सी लेवल के बहुत नुकसान हैं, इस पर जहन में रखिए। और उसका सबब क्या है? वही ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों ने बेदरीग इस्तेमाल किया अपनी ज़रा सी सहूलत के लिए, ज़रा सी उसके लिए जो है वो आसाइश के लिए उन्होंने जिस तरह से नेचर को डिस्टर्ब किया और वो किया, तो वो हमें यहाँ नजर आती है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है तो एक दफा यस लिख लीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में एक मरतबा यस, यहाँ तक क्लियर है तो, ताकि मैं देख लूँ कि आप में से जमील अहमद, यानी तुम सबके ग्रुप की तरफ से ओके है, गुड। शावली ठीक है, मोहम्मद अशरफ, शारिफ सही है, इब्राहिम ठीक है, नाजिम अली गुड, बिलाल गुड, जबरदस्त, जियाद ठीक है, शाबाश। तो इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है इस लेक्चर को। इस मोहसिन ठीक है, ठीक है। और इसके हवाले से अब्दुल्ला बिन फजल गुड, अब्दुल्ला बिन फजल रेगुलर स्टूडेंट हो तुम भी। ये सारे जो इस वक्त मौजूद है तकरीबन रेगुलर स्टूडेंट है, गुड, ये बड़ा अच्छी बात है। तो मैं इसका बेनिफिट दूंगा तुम सबको, ठीक है ना, नोट करता रहता हूँ मैं नाम जो आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब ये बात याद रखिएगा कि आज के लेक्चर में अगर कहीं पर कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, आपको थोड़ा सा वो हो, तो आप दोबारा इसे देख लीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। इस हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, इसकी वर्कशीट बाद में मिलेगी, अभी नहीं, वो हम बाद में इसकी वर्कशीट के हवाले से बात करेंगे। अभी आपने सिर्फ हाँ हाँ उसको बिल्कुल बिल्कुल नोट किया हुआ है, मोहसिन मैंने बिल्कुल नोट किया हुआ है, बेफिक्र रहो जब्बार। तो ये जो है याद रखिएगा कि आपने इसको अगर ज़रूरत महसूस हो तो मेरे चैनल पे जाके आपने उसे देख भी लेना एक दफ़ा। मैं अभी इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पर आपने इस हवाले से जो भी फिर आपको क्यूरीज होती हैं, जो भी मसाइल होते हैं, उस पर आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, और बहुत ज़्यादा अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।